कश्मीर में, वही एक छोटे से गांव में जहां आज के जमाने के लोग बिल्कुल नहीं रह सकते थे। उसी गांव के एक सुनसान इलाके में कुछ लोग आपस में लड्डियां को जाचा रहे थे और वहां फायरिंग हो रही थी। अब आगे उस सुनसान इलाके और गहरे अंधेरे के बीच लगातार फायरिंग हो रही थी और यह सिलसिला काफी वक्त तक चलता रहा। तभी वहां कई सारी टॉर्च जल रही थी, जिससे उस इलाके के गहरे अंधेरे में थोड़ा उजाला हो गया और उस उजाले के बीच एक शख्स मौजूद था जिसकी आंखें खून के जैसी हो रखी थीं और उसके चेहरे पर एक नकाब मौजूद था और उसके दोनों हाथ में गन थी और उसके हाथों में खून भी लगा हुआ था। तय थी और कुछ ऑफिसर्स नजर आने लगे जो कुछ लोगों को पकड़ रहे थे। उस शख्स के पास एक शख्स आते हुए बोला, चीफ अब ठीक है। उस शख्स ने अपने चेहरे पर से नकाब हटा दिया और उसका हैंडसम चेहरा नजर आने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि अयान था। अयान ने बिना उस शख्स की तरफ देखे कहा, इन सबको किनारे तैनात ऑफिसर्स के पास ले जाओ। अंसार और बाकी सबने अयान ने सैल्यूट किया। बनिठा। अयान बिना किसी पर ध्यान दिए वहां से तुरंत ही चला गया। अंसार अयान से कुछ कहने जा रहा था लेकिन कह नहीं पाया। कुछ देर बाद अंसार के कुछ काम निपटा रहा था, तभी उसके सामने दो शख्स आकर खड़े हो गए, जिन्हें देखकर अंसार ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, रोनित सर, तेज सर। रोनित ने अंसार से कुछ पूछा जिसका जवाब उसने कुछ पल बाद सोचकर दिया। कुछ देर बाद रोनित और तेज एक जगह पर गए जहां अयान बैठा था और उसके सामने आग जल रही थी और वो शांति से उसके सामने बैठा हुआ था। वो एक टक जलती हुई आग को देखे जा रहा था। तेज और रोनित अयान के पास जाकर बैठ गए। तब भी अयान ने कुछ नहीं कहा और बस जल्दी हुई आग को ही देखता रहा। तेज और रोनित ने अयान के चेहरे को देखा जो पहले से ज्यादा कठोर नजर आ रहा था। तेज और रोनित ने उस पर से अपनी नजरें हटा ली और एकदम खामोश रहे। वो दोनों कुछ कह नहीं रहे थे या कह नहीं पा रहे थे क्योंकि हिम्मत नहीं थी। कुछ पल बाद रोनित ने मुश्किल से कहा, तुझे नहीं लगता कि तुझे उनके बारे में पता करना चाहिए या उन्हें आ जाना चाहिए? तू उनके बिना एकदम अधूरा। वो आगे कुछ कहता कि अयान ने आग की तरफ देखते हुए ही उसकी बात को काटते हुए कहा, आजमा लिया है उसे, इसलिए उम्मीद की कोई बात ना हो तो अच्छा है। सब खत्म हो के अब कोई शुरुआत ना हो तो अच्छा है। बहुत मुश्किल से बचाया है उसको, वो फिर लौटकर खुद को बर्बाद ना करे तो अच्छा है। उसकी ये बात सुनकर रोनित एकदम खामोश हो गया, लेकिन तेज से चुप नहीं रहा गया तो उसने अयान की तरफ देखकर कहा, बस कर, अब तुझे क्या लगता है कि तेरा हर एक फैसला सही साबित होगा, वो भी तेरे। अयान ने उसकी बात बीच में काटते हुए तेज और काफी कठोरता से कहा, मेजर रोनित और मेजर तेज, आप दोनों अपनी अपनी जगह जाना चाहिए। आप दोनों की ड्यूटी इस जगह नहीं है। तेज और रोनित की नजर उसके हाथों की मुट्ठियों पर गई जो इतनी कसकर भींची हुई थी कि उनकी नसें साफ साफ महसूस हो रही थी। दोनों की आंखें नम हो गईं और दोनों ही फिर शांत रहे। अयान ने भी दोबारा एक शब्द नहीं कहा। वो बस बिना अपनी पलकें झपकाए एक टक सामने जलती हुई आग को देखता रहा। वही न्यूयॉर्क शहर से दूर एक समुंदर के पास जो दम सुनसान और शांत था, महिका एक टक उस समुंदर को देखे जा रही थी। उसकी आंखें एकदम खाली थीं, जिनमें कुछ एहसास नजर आते थे। अब उनमें कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, ना ही कोई नफरत और ना ही कोई प्यार, ना ही कोई गुस्सा और ना ही सुकून। एकदम खाली आंखें थीं। उसकी चेहरा भी एकदम शांत था कि उसकी चेहरा भी एकदम का था। उसने एक व्हाइट शर्ट और एक रेड जीन्स डाल रखी थी और व्हाइट शर्ट के ऊपर रेड लॉन कोट पहन रखा था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था क्योंकि उसे मेकअप की जरूरत ही नहीं थी। महिका के नेचुरली रेड होठ थे और स्किन एकदम साफ और बेहद सॉफ्ट। बस अपने कानों में उसने डायमंड ईयररिंग डाल रखे थे और उसे और खूबसूरत बना रहे थे। उसके लंबे और सुनहरे घने बालों का एक बेहद खूबसूरत बन हुआ था जिनकी कुछ लटें निकली हुई थी। पैरों में रेड कलर की ही हिल्स थी। वो काफी डैशिंग लग रही थी। दूर दूर तक वहां कोई नहीं थी। आखिर ऐसे की ताकि का कुशाकी होगी की ये केस के धीता थी। एस इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट जो थी
वहां पर तो कैसे कोई होता। बस महिका के कुछ दूरी पर उसके बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जो आसपास अपनी नजरें बनाए हुए थे, जिनकी यूनिफॉर्म व्हाइट कलर की थी। महिका एकटक समुंदर को देखे जा रही थी। काफी देर तक वो वही चुपचाप खड़ी रही और बिना अपनी पलकें झपकाए बस सामने देखे जा रही थी। तभी वहां युवराज आ गया। उसने एक नजर महिका को देखा, फिर उसने एक नजर समुंदर की तरफ देखा। कुछ देर बाद उसने महिका से कहा, बॉस अब चलना चाहिए। युवराज की बात सुनकर महिका ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया और आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगा लिए। फिर वो सीधा अपनी कार की तरफ बढ़ गई। युवराज महिका को जाते हुए देख कुछ सोच रहा था। फिर उसने एक नजर समुंदर की तरफ देखा, फिर वो भी महिका के पीछे चला गया। कुछ घंटों बाद एस इंडस्ट्रीज में महिका के कैबिन में महिका युवराज और वैभव को कुछ समझा रही थी, जिसे सुनकर वो काफी हैरान हो गए थे और उससे ज्यादा वो बेचैन हो गए थे। कुछ देर बाद दोनों महिका के कैबिन से बाहर आए और दोनों ही हैरान और परेशान थे। वैभव ने परेशान होते हुए युवराज से कहा, यह हम कैसे कर सकते हैं? युवराज ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, करना तो पड़ेगा ही, हमें बॉस की बात माननी ही होगी। हम उनके ऑर्डर को मना भी तो नहीं कर सकते। वैभव ने परेशान होते हुए युवराज को देखते हुए कहा, लेकिन युवराज उसे बीच में रोकते हुए बोला, विभू अब कुछ नहीं होने वाला, यह तुम भी जानते हो। अगर बॉस ने एक बार कोई फैसला ले लिया, वो जल्दी ही उसे नहीं बदलती, और इसे तो वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। हमें अब बिना इस पर बात किए काम पर लग जाना चाहिए। अब बहुत सारा काम है। स्थिति अब आगे न्यूयॉर्क, रात के समय एस बंगलो में डाइनिंग टेबल पर सब हमेशा की तरह चुपचाप खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद महिका ने अपने हाथों को साफ करते हुए सबकी तरफ देखकर कहा, मुझे आप सबको कुछ बताना है। महिका की बात सुनकर सब उसे देखने लगे। महिका ने सबकी तरफ देखकर कहा, हम इंडिया जा रहे हैं, टहे पति है। यह सुनकर सब जो अभी भी खा रहे थे, उनके हाथ से स्पून छूटकर नीचे गिर पड़ी थी और ताहिरी जो जूस पी रही थी, उसके मुंह से सारा जूस बाहर निकल चुका था और वो अपने मुंह को टिश्यू से साफ कर रही थी। सब कुछ पल तक महिका को आंखें फाड़े देखते रहे। सदमे से बाहर आकर रंजीत ने कहा, प्रिंसेस ऐसा क्यों? एकदम से तुम इंडिया क्यों जा रही हो? रंजीत की बात का महिका ने शांति से जवाब देते हुए कहा, मीटिंग है और सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब भी मेरे साथ चल रहे हैं। रंजीत और मुकेश ने एक दूसरे को देखा। मुकेश ने कहा, प्रिंसेस आप यहीं से ऑनलाइन मीटिंग कर सकती है, आपको जाने की क्या जरूरत है? रंजीत ने भी जल्दी से सर हिलाते हुए कहा, हाँ मुकेश ने सही कहा, यहीं से मीटिंग हो सकती है तो वहां क्यों जाना, और सबके यहीं पर काम है। अगर सब चले गए तो सबके काम रुक जाएंगे। वही ताहिरी वासु को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ना ही सुमन काकी को। लेकिन युवराज और वैभव एकदम शांत थे, जैसे उन्हें यह पहले से पता हो। ताहिरी ने उन दोनों को देखा तो उन्हें एकदम शांत देख वो सोच में पीडी अज गई। रंजीत ने थोड़े घबराते हुए कहा, लेकिन क्यों प्रिंसेस, तुम वहां इंडिया नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुकेश ने भी कुछ कहने की कोशिश की। तभी महिका शांति से रंजीत और मुकेश की तरफ देखकर बोली, अंकल सबसे पहली बात मुझे यह समझ नहीं आ रहा, आखिर इस पर आप इतने सवाल क्यों कर रहे हैं और क्यों बार बार मुझे वहां जाने से मना कर रहे हैं? मैं मीटिंग के लिए कई कंट्री में जा चुकी हूं, लेकिन आपने कभी यह तक नहीं पूछा कि क्यों, लेकिन अब इंडिया के जाने के नाम पर आप इतने सवाल क्यों कह रहे हैं? अपनी बात कहकर महिका गौर से मुकेश और रंजीत को देखने लगी, जो महिका की बात सुनकर दोनों ही हद्दबद्ध आ गए थे। रंजीत ने खुद को संभालते हुए कहा, प्रिंसेस, क्योंकि हमारे साथ इंडिया में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ और उन लोगों के मरने के बाद वहां हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, तो मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए वहां खतरा है। इशोबिशिमो सोकी थी। इतना कहकर उसने मुकेश को कोनी मारी, तो मुकेश ने भी जल्दी से कहा, हां प्रिंसेस, रंजीत ने बिल्कुल सही कहा, और वहां की यादें भी कुछ अच्छी नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए हम नहीं चाहते तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो। महिका ने शांति से अपना सर हिलाते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए आप दोनों, बात रही लोग मुझे ढूंढ रहे हैं,
क्योंकि मैंने उन सब गैंग को मारा था, तो जहां तक मुझे पता है सब पता चल चुका है, तो इस बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी और वहां जाने का कारण सिर्फ मीटिंग ही नहीं है। इतना कहकर उसने ताहिरी को देखा, जो चुपचाप उसे देखकर उन सब की बातें सुन रही थी। महिका को अपनी तरफ देखते देख ताहिरी हड्डपड्डा गई और वो यहां वहां देखने लगी। महिका ने ताहिरी को देखते हुए ही कहा, इतना तो पता ही होगा सबको कि एथेन की मैरिज है और वो भी इंडिया में ही, और वो मेरा दोस्त है, तो मुझे उसकी मैरिज में जाना चाहिए। इतना कहकर उसने ताहिरी पर से अपनी नजरें हटा ली। वही महिका की बात सुनकर ताहिरी ने एक चैन की सांस ली और वही रखा। एक पानी का गिलास उठाकर उसे पूरा पी लिया। रंजीत ने फिर कुछ कहने की कोशिश की। महिका उन्हें बोलने से रोकते हुए आगे बोली, और एक ये बड़ीधा रीजन है कि मुझे अपने घर जाना है। यह सुनकर सब चौंक गए। महिका ने रंजीत को देखते हुए शांति से कहा, अंकल, मैं अपने घर जाना चाहती हूं और वहीं रहना चाहती हूं, उसे पहले जैसा करना चाहती हूं। मम्मा डेडा दादू की यादों के साथ रहना है, मुझे अपने घर जाना है। फिर उसने वासु को देखते हुए कहा, मिसको सिम्मिकपुर से शसा है और जितना मेरा उस घर पर हक है उतना भी वासु का भी है। फिर वो वासु से बोली, मैं जानती हूं कि तुम वहां जाना चाहते हो और वहां रहना भी चाहते हो। अब कोई तकलीफ नहीं है तो तुम वहां जा सकते हो। तुम्हें पूरी तरह से वहां रहने का पूरा हक है। वो हमारा घर है। मैं वादा करती हूं तुमसे, वासु की वो घर बिल्कुल वैसे ही सजाऊंगी जैसे मम्मा सजाती थी, और दोबारा कभी तुम्हें वहां जाने से पहले सोचना ना पड़े और तुम्हें वहां कोई तकलीफ ना हो। टटा हो। महिका की बातें सुनकर वासु की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वो जल्दी से महिका के पास भागकर महिका को गले लगाते हुए बोला, थैंक्स दी, हम घर जाएंगे मम्मा डेडा के पास। महिका की आंखें भी नम हो गई थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आज तक तुम्हें उससे दूर रखा, लेकिन अब नहीं। मैं चाहती हूं तुम बेझिझक कभी भी वहां जा सको, हमारे घर। इतना कहकर उसने प्यार से वासु के सर पर हाथ फेरा। महिका की बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गई थीं, रंजित और मुकेश की भी, क्योंकि उस हादसे के बाद महिका ने कभी भी उस घर के अंदर कदम तक नहीं रखा था। लेकिन आज वो खुद वहां जाने की बात कर रही थी। यहां तक कि रंजित भी आज तक कभी वहां नहीं गए थे, क्योंकि उनकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। जिस घर में उनकी सबसे अच्छी दोस्त सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि प्यार के साथ इतना बुरा हुआ और वो कुछ भी नहीं कर पाए, आखिर उनकी हिम्मत कैसे होती वहां जाने की। मुकेश ने रंजित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सब ठीक है। महिका ने रंजित की आंखों को देखा जो आंसुओं से भरी हुई थी। उन्हें रोते हुए देख महिका उनके पास जाने वाली थी कि वो रुक गई और उसकी मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं। उसने खुद को संभालते हुए सबसे इस बार कड़क आवाज में कहा, मैंने कह दिया है और महिका सिंह को एक बात बार बार कहने की जरूरत नहीं है। वहां पर मेरी ब्रांच है, उसे देखे भी काफी वक्त हो गया है, उसे भी मुझे देखा के है।